हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ऑफ इंश्योरेंस। मैं हूं सुमित और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला या समझने वाला एक क्वेश्चन, विच लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर लाइफ। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला लाइफ जो एक टर्म है और दूसरा इंश्योरेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं जब हम लाइफ की बात करते हैं तो सिर्फ वो हम आज के प्रेजेंट स्टेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम वो एक एंटायर होराइजन की बात करें जिसमें हम सरवाइव करेंगे, जिसमें हम जिएंगे। तो लाइफ का मतलब ही हो गया सिंस बर्थ टू डेथ। तो वो जो एंटायर टेन्यूर है, वो जो एंटायर ईयर्स होगा, वो जो समय होगा, वो लाइफ हो गया। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस इज समथिंग जो उस पूरे होराइजन को कवर करेगा, जो उस पूरे टेन्यूर में हमारा सिक्योरिटी देगा। तो हमें दो चीजों को बहुत माइन्यूटली पहले समझना पड़ेगा कि पहला कॉन्सेप्ट जो है लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लाइफ को समझते हैं, क्योंकि जब तक हम लाइफ नहीं समझेंगे तब तक फिर वहां पे किस प्रोडक्ट को किस जगह पे फिट बैठेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। लाइफ भी एक क्रिकेट की गेम की तरह है, जहां पे ना ही आप सारे के सारे बैट्समैन से जीत सकते हो, ना सारे ऑलराउंडर से जीत सकते हो, ना ही बॉलर से जीत सकते हो। इसलिए टीम कॉम्पोजिशन में हर मैच हर सिचुएशन के हिसाब से हम एक फिटमेंट वहां पे क्राइटेरिया फिट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक टीम सिलेक्ट करते हैं और जिसके साथ हम वहां पे प्ले करते हैं। सेम उसी तरीके से लाइफ में भी इंश्योरेंस का वही रोल है। हमें लाइफ को समझना पड़ेगा और इंश्योरेंस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लाइफ को यहाँ पे समझते हैं। इनिशियल जो होता है, हम लोग 15-20 साल तक तो हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो बहुत अर्ली भी अगर कोई अर्न करना स्टार्ट करता है तो 21 साल से स्टार्ट करता है। तो इसे मैं बहुत सारे लोग उसे अलग-अलग एज कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं लेके चलता हूँ, 20 से 30 का एक समय लेके चलता हूँ, जिसे मैं यूथ के हिसाब से मैं लेके चलता हूँ। यूथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय पे हम मेजर फ्रीडम वाले स्टेज में होते हैं, क्योंकि 30 एक ऐसा एज होता है जहाँ एक मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे साथ जुड़ता है, वो बहुत बड़ी चीज हमारे साथ जुड़ती है। तो वहां से हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन होनी चालू हो जाती है। तो पहला जो टेन्योर मैं लेके चलता हूँ, जो यूथ जो फ्रीडम वाला जो टाइम होता है, उसे मैं 20 से 30 ईयर साल का मैं लेके चलता हूँ। जो अगला स्टेज है 30 to 45, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ जुड़ेंगी, जहाँ पे एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा रहेंगे और उस समय का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हमें लॉन्गर टर्म में हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि कोई भी पैसा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कल आपको पैसे की जरूरत है ना, आज आप इन्वेस्ट करोगे, कल आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी इंसान 30 साल की उम्र में अगर वो शादी करता है, उसके साथ 2-3 सालों में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है, तो जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, बच्चों का हायर एजुकेशन एंड उनके मैरिज का, वो 18 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप 30 से 45 जो अर्ली 15 ईयर्स का एज है, अगर आप वहाँ पे सेव नहीं करते हो, अगर वहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हो, उसे मार्केट का एक्सपोजर नहीं देते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। क्योंकि छोटे छोटे जहाँ पे मतलब अगर बैंक के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं लेके चलो, अगर वैसी जगह पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो कभी भी कंपाउंडिंग का ज्यादा फैक्टर नहीं ले पाएगा, उस हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो आपकी सेविंग क्रंच वहां पे होगी और लॉन्गर टर्म में आपको कहीं ना कहीं लोन या मॉर्गेज वगैरह पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो पहला जो एज है 20 से 30, फ्रीडम वाला एज, जहां पे आप पैसे को जैसे चाहो आप उस हिसाब से इस्तेमाल करते हो, बट उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है, जहां पे हमारा सेविंग्स एपेटाइट हमारा बढ़ता है, वहां पे हमें करना पड़ता है। तो 30 to 45। अब क्या होता है, हमारा रिटायरमेंट एज 60 साल होता है। और जैसा कि आप जानते हो आज के समय में मेजर जॉब ऐसे हैं ना जहाँ पे पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना पड़ता है, क्योंकि रिटायरमेंट अगर हमारा हो गया, जो भी हमने पैसे सेव किए, अगर उससे मेरा जो भी रिटायरमेंट का कॉर्पस से हमें जो पेंशन की तरह आएगा ना, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि अगर मुझे 100 रुपए अगर खर्च करने की आदत हो गई है ना, तो उसे हम घटा के 90 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, उसे कभी भी 30 या 40 नहीं किया जा सकता है। और एल्स क्या होगा, आप अपने थॉट से जो आपका डिजायर था आप उससे कॉम्प्रोमाइज करोगे। इसलिए क्या होता है कि आफ्टर 45 आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो ये जो तीन कैटेगरी हो गया, सो 20 to 30 जहाँ पे हमारा अर्ली यूथ वाला फेज होता है, उसके बाद एक एल्डर वाला फेज आता है जो 30 to 45 होता है, जहाँ पे हम अपने फ्यूचर मतलब जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो हमारी जो शौक कह ले, हमारी जो डिजायर होता है उसका एज पूरा करने का होता है। देन आफ्टर 45 एंड अहेड जो होता है, वो हमारा ओल्डर एज के लिए, हमारे प्लानिंग्स के लिए, मतलब हमारे रिटायरमेंट पर्पस के लिए, वहाँ पे सेविंग्स करने के लिए होता है।
सेम इसी को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी 3 तरीके का प्लान वहाँ पे डिजाइन है। पहला टर्म प्लान। टर्म प्लान एक ऐसा प्लान होता है ना जो हमारे उस पूरे टेन्योर का सेफ्टी हमारे लिए होता है। दूसरा जो होता है वो इक्विटी बेस्ड होता है, जिसे हम लोग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है इक्विटी का एक्सपोजर होता है, पैसे जो लगते हैं ना मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट में लगते हैं। और तीसरा हम लोग इंडोमेंट कह लें या ट्रेडिशनल कह लें, ये गारंटेड प्लान्स होते हैं जिनका मार्केट से पार्टिसिपेशन नहीं होता। दीज प्लान्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। यहाँ पे क्या होता है हमें जो भी 2 रुपए आएंगे ना वो 2 रुपए गारंटेड होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें क्या होता है ना कि एज हम लोग बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या लगता है कि हम एक टर्म प्लान ले लेते हैं और बाकी सारे पैसे को हम म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं। तो क्या होगा हमारा पैसा बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग का वहां पे ग्रोथ रहेगा, हमारा बहुत मल्टीफोल्ड्स पैसा मेरा ग्रोथ कर जाएगा। बट आपको समझना चाहिए, अगर आप वाइज डिसीजन लेते हो तो जैसे कि वॉरेन बफे ने भी कहा है, आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे आप 10 साल के होराइजन तक आप नहीं देख सकते हो ना, तो उसे इन्वेस्टमेंट मत कहो या उसे इन्वेस्टमेंट मत करो। सेम उसी तरीके से आप 10 साल का होराइजन लेके चलो। मैं इसी सेंचुरी की बात करता हूँ। 2000 से 2010 के बीच में एक बार हम लोगों ने बैंकिंग रिसेशन देखा, जहाँ पे 2008, 9, 10 में एक ऐसा फेज आया जहाँ पे मार्केट कोलैप्स कर गया था। शायद 7,500 या 8,000 के आसपास तक सेंसेक्स आ गया था। उस समय हमें समझिए कि कितने लोगों का पैसा जिनका भी इक्विटी पोर्टफोलियो पे होगा, म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो पे होगा, वो कितना डिग्रेड कर गया होगा, वो कितना डाउनफॉल पे आ गया होगा। बट उस समय में जिनका भी पैसा गारंटेड रहा होगा ना, वो उनको एक स्टेबल रिटर्न वहां पे दिया होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो 2011 से 2020 के बीच में हम लोग कोविड वेव का देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर गया। सेंसेक्स अराउंड 26,000 के आसपास आ गया। पैसे जिनके बढ़े भी थे उससे पहले, उस समय तो वहां पे डाउनफॉल आया ना, और वो एक लंबा समय रहा। अगर सपोज कीजिए कोई एक इंसान जो अपना सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से इक्विटी पोर्टफोलियो पे लेके चलेगा या शेयर्स पे लेके चलेगा, उस सिचुएशन में उनका पोर्टफोलियो का क्या कंडीशन हो गया होगा। तो इसलिए इन सारे चीजों को, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे रिसर्च या फिर थॉट देने वाले लोग नहीं है। वहां पे थॉटफुल लोग हैं जो समझते हैं हर एक एज ब्रैकेट को, हर एक सेगमेंट को वहां पे ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। तो पहला हो गया टर्म प्लान, जो हमारे थ्रू आउट लाइफ, वो जो पूरा लाइफ स्पैन होता है ना उसका कवरेज देता है कि उस पूरे होराइजन में अगर आपको कुछ होता है ना तो आपके सम एश्योर्ड का आपके कवरेज के लिए रहेगा। तो सबसे पहला क्या हो गया, जो वो एक पेड़ है, वो एक ट्री है, वो सेफ हो गया। अगर वो पेड़ सेफ रह गया, अगर वो सरवाइव कर गया तो फल फूल देगा ही देगा। तो सबसे पहला टर्म प्लान से पहले वो पेड़ को हम लोग सेफ गार्ड करते हैं, वो सेफ रह गया। अब आगे का जो फेज आता है ना, वो हमारा फेज होता है 30 to 45 वाला, जहां पे हम पैसे को मार्केट का एक्सपोजर देते हैं, जहां पे हम लोग यूनिट लिंक्ड प्लान जो कहते हैं, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो नैव के कॉन्सेप्ट पे चलता है, नेट एसेट वैल्यू, जो नैव को फुल फॉर्म कहते हैं ना, नेट एसेट वैल्यू, उस तरीके का, उस कंपोनेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, हम उसे प्रीफर करते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, वो पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। वो हम उसे हम ना तो ये कह सकते हैं कि उनका रिटर्न कम होता है, ना बहुत रिटर्न ज्यादा, मतलब वो अग्रेसिव साइड पे तो होता है। उसका भी अलग अलग तरीके का पोर्टफोलियो होता है, जैसे लार्ज कैप का सेगमेंट है, मिड कैप का सेगमेंट है, स्मॉल कैप का है, हाइब्रिड है। तो हर तरीके का वहां पे उनका पोर्टफोलियो बना हुआ होता है। तो जो मिड एज होता है उस जगह के लिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज द बेस्ट प्लान। वहां पे वो सुटेबल होता है, क्योंकि क्या होता है रिटर्न्स किसी भी तरीके से होगा ना, अगर एवरेज 13%, 14% भी, दैट टू अगर टैक्स फ्री निकलता है, तो कस्टमर के लिए इक्विवेलेंट टू 15% है। अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे अगर आपका साल का 2.5 लाख रुपए से कम का अगर इन्वेस्टमेंट यूलिप में जाता है, तो जो पैसा मेच्योरिटी पे आता है ना, वो अंडर सेक्शन 1010D वो टैक्स फ्री निकलता है। तो आपका अगर वहां पे पैसा 12, 13, 14% का अगर नेट रिटर्न एवरेजिंग निकल जा रहा है, आपका 2-3% टैक्स बच जा रहा है, या फिर ये भी कह लीजिए ना, आप म्यूचुअल फंड में रखोगे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो दोगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी रखोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 15% दोगे ना। बट वहां पे तो कोई रिटर्न नहीं है, वहां पे तो कोई अपने को टैक्सेस नहीं है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 13%, 14% निकल जाता है, उसे आप, वो जो एक होराइजन है, बच्चे बड़े होंगे, मतलब 10-12 तक का तो खर्च हम अपने जो भी सैलरी है या फिर जो बेसिक सेविंग्स है उससे हम पूरा कर देंगे। बट जब हायर एजुकेशन का टाइम आएगा, जहाँ पे आपको 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख एंड अबव का एक्सपेंसेस जब जहाँ पे जाएगा, वहां पे ये जो कम समय में आपने पैसा 35-40 के आसपास जो आपने इन्वेस्ट किया होगा, उसका जो कंपाउंडिंग ग्रोथ लेके देगा ना, वो बहुत बेनिफिशियल होगा।
और उसके बाद क्या होगा, वो पैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा छोड़ दो, मतलब आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 30-40 रुपीज आप उसको निकालो हायर एजुकेशन के लिए, बाकी 30-40-50 रुपये जो आपका बचा उसे फ्यूचर के लिए छोड़ दो, उनके शादी के वक्त इस्तेमाल करने के लिए। और उसके बाद जो होता है, जो हमारा 45 के बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक ऐसा टर्म होता है ना जहाँ पे अब हमारे पास वेट करने का टाइम नहीं होता। वहां पे कभी भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशंस होगा ना, वहां पे आप इस तरीके के सिचुएशंस में नहीं जा सकते हो जहाँ पे आपका पैसा प्रॉफिट ना दे रहा हो। 2 रुपया कम ही सही, बट वो रिटर्न गारंटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पेंशन पे, फिक्स्ड इनकम पे जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना, उस समय अगर वो फिक्स्ड इनकम आना अगर आपका बंद हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा लॉस है, आप उस समय परेशान हो जाओगे। क्योंकि ऐसा टेन्योर जब 2008 वाला रिसेशन आया तो 8, 9, 10, 3 साल तक लगभग वो असर रहा था। कोविड वेव का भी लगभग 2-2.5 साल जैसा उसका असर रहा। उस सिचुएशंस में क्या होता है, अर्निंग बहुत ही हैम्पर हो जाती है। तो उस सिचुएशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट के लिए जो तीसरा स्टेज होता है, जो हमारा ओल्डर एज के लिए जो हमारी प्लानिंग्स होती है ना, उस समय के लिए ट्रेडिशनल कह लीजिए, एंडोमेंट कह लीजिए, या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान कह लीजिए, उस तरीके का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों चीज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, टर्म प्लान, वो पेड़ को सेफ्टी के लिए, उस इंसान के सेफ्टी के लिए, थ्रू आउट लाइफ स्पैन जो होता है ना, वहां पे सेफ्टी के लिए। दूसरा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा प्लान है जो इक्विटी पे डिपेंडेंट होता है, जिसका पोर्टफोलियो इक्विटी में जाता है, और जब तक पैसा आज के समय में मार्केट एक्सपोजर पे नहीं है ना, आपका रिटर्न कभी नहीं आएगा। अगर हमें लगता है कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट से या फिर पोस्ट ऑफिस के एमआईए से, किसी भी ऐसे प्लान से हम पैसे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कंपाउंडिंग बेनिफिट ले लेंगे, देन यू आर नोवेयर इन द गेम। क्योंकि आपको समझना चाहिए, आपको 6%, 7% या मान लेते हैं 8% कोई आज आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक देगा, आप 20%, 30% वाले स्लैब में, 20% वाले स्लैब में भी हो, तो 2% आपने टैक्स दे दिया, 6% आपके पास नेट बचा, उसमें से भी 4-4.5% हमारा इन्फ्लेशन चला गया। तो क्या 1.5-2% के लिए हम पैसा को बैंक में रख रहे हैं? तो उससे बेहतर है पैसे को हम इस्तेमाल ही कर लेते हैं, कल को भी वो किस काम का आएगा। आप समझ लीजिए ना, अभी से 10 साल पहले एक चीज का अगर दाम 2 रुपए था ना, तो आज उसका दाम कितना ज्यादा चला गया है। तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने एक टर्म प्लान ले लिया, बाकी सारे पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, नाउ आई एम इनटू अ विन विन सिचुएशन। नहीं, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट में है। एंड डाउन द लाइन लॉन्गर टर्म में आप कहीं ना कहीं पे जाके फंसोगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आपने कमाना चालू किया, आप अपना सेफ गार्ड करो, अपना टर्म प्लान लो। आपके डिपेंडेंट्स, मम्मी पापा भाई बहन जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज से पहले आपके पीछे खर्च किया था, वो सिक्योर होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमसे जुड़ेंगे, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, उनका लाइफ सिक्योर होगा, क्योंकि उनका एकेडमिक्स, उनका हायर एजुकेशन, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक हर एक चीज जो उनका बेसिक नेसेसिटी होता है, वो सेफ गार्ड करना वो आपका काम है, वो हमारा काम है। तो उसके बाद क्या होता है, टर्म प्लान सबसे पहला जो हमें सेव कर दिया। उसके बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा पैसा को मार्केट में इक्विटी एक्सपोजर पे लगाते हैं, जहां से लंबे समय में, जो अगले 15 साल 20 साल में हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, उस समय के लिए इक्विटी लिंक्ड प्लान पे आप जाइए। उसके पैरेलल में हमारा म्यूचुअल फंड्स जो एक होता है, जो कंपटीशन के प्रोडक्ट होता है, वो डिपेंड करता है हमारा किस तरीके का, उसके लिए हम लोग सेपरेट बात करेंगे। जहां पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसे यूलिप भी कहते हैं, और म्यूचुअल फंड्स होता है, दोनों का कंपैरिजन हम बना के वहां पे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट आपका मार्केट बेस्ड, इक्विटी बेस्ड प्लान में जाना चाहिए, और उसमें भी आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो मेजर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट मस्ट बी इनटू मिड कैप सेगमेंट, क्योंकि लार्ज इज समथिंग जो बहुत अग्रेसिव नहीं होता, स्मॉल इज समथिंग जो रिस्की होता है, देन बेटर टू गो फॉर मिड कैप। तो मिड कैप क्या होता है, आपको 1% कम से, बट एक स्टेबल रिटर्न आपको थ्रू आउट देगा। थर्ड जो होता है एंडोमेंट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, वो हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि सीधी सीधी बात है ना, हमने क्वेश्चन क्या किया खुद से, विच लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर लाइफ। तो भैया जब हम बात पूरे लाइफ की कर रहे हैं, तो क्यों हम सोचे कि आज मैं 30 साल का हूं तो आज के हिसाब से बेस्ट क्या है। नहीं, ओपनर बैट्समैन का अपना अलग काम होता है, रन रेट मेंटेन करना होता है। मिडिल ऑर्डर का अलग काम होता है कि वहां पे फिर वो कंसिस्टेंट रहना है, वो रन बनाना है, उसको हायर साइड पे ले जाना है। ऑलराउंडर फिर से आते हैं उस चीज को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑलराउंडर इज समथिंग कि जहां पे वो आपके लिए बोनस है, वहां पे एडिशन है। तो आप वहां पे कुछ कुछ सेगमेंट्स में देख सकते हो कि मिड कैप का सेगमेंट हम देख लें, लार्ज कैप, स्मॉल कैप का देख लें, लार्ज कैप का देख लें, तो वहां पे आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऐसा नहीं कि आप सारा एक सेगमेंट आप लेके चलोगे, लगेगा कि मैच जीत जाओगे। नहीं, कहीं ना कहीं पे फंसोगे। और जैसे ही हम एज में आगे चले जाते हैं ना, वहां पे हमारे पास रुकने का टाइम नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि 50 साल 55 साल के बाद समय में, क्योंकि इंडोमेंट प्लान का कॉन्सेप्ट ये होता है
कि आप एक टेन्योर के लिए आप देते हो, जैसे कम से कम आपको 7 साल, 10 साल या 12 साल देना है, उसके बाद पैसा आपका रिटर्न आता है। मतलब सीधी-सीधी बात है ना, हम जितना पैसा डालेंगे, उसकी प्रोपोज़िशन में हमारे पास रिटर्न आएगा, तो कम डालेंगे तो भैया कम आएगा। अब आपको डिसाइड करना है, आपको ₹5000 का पेंशन चाहिए या ₹50,000 का चाहिए? आप अपने लाइफ़स्टाइल पे डिसाइड करोगे और उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो जितना लॉन्ग टेन्योर हमारे पास रहेगा ना, उतना कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप रिटर्न ले सकते हो। तो कभी इस तरीके के थॉट्स में मत जाना कि व्हिच प्लान इज बेस्ट। हर एज सेगमेंट के लिए अलग-अलग प्लान होता है। कभी भी ओपनर को हम ये नहीं कह सकते कि भैया तुम स्लो खेलो और मिडल ऑर्डर को हम ये बोलेंगे भैया तुम फास्ट खेलो। नहीं, हर किसी का अपना रोल है। इसलिए ये तीनों सेगमेंट बनाया गया और बहुत सिंपल सी ये बात है ना कि अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता मार्केट में, तो आज एलआईसी के पास इतने बड़े फंड्स का नहीं होता बैकअप, इतना ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं होता। लोग थॉटफुल पीपल हैं वहाँ पे जो बैठे हैं, सोच रहे हैं और वो समझते हैं। जैसे कि अभी के समय में ऑल्दो मैं भी यूथ कैटेगरी में वहाँ पे आता हूँ, बट एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। आज के समय में अगर हमें फ़ोन अपग्रेड करना होता है ना, हम म्यूचुअल फंड्स को ब्रेक कर लेते हैं। वहाँ पे तोड़ देते हैं कि यार चलो ठीक है, 10,000 लगाया था, अभी 15,000 हो गया, पैसे निकाल के फ़ोन को अपग्रेड कर लेते हैं। या फिर अपनी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, हम एक टूर होके आ जाते हैं। बट अभी से पहले अगर हम चले जाएँ, जो हमारे गार्जियन थे, जो हमारे पेरेंट्स थे, उनका सेविंग्स का जो स्टाइल था ना वो ट्रेडिशनल था। उन्हें पता था कि इस पैसे को अगर इसके पढ़ाई के समय निकालना है तो पढ़ाई के लिए ही फिक्स करते थे। एक पैसा होता था जो उनकी शादी के लिए इस्तेमाल करना है ना, वो उसी वक़्त निकलता था। आज हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा स्टाइल बिल्कुल बदल गया है। तो बहुत वाइज़, बहुत माइन्यूटली ये समझने की चीज़ है। कोई भी प्लान, कोई भी इंश्योरेंस का ऐसा नहीं होता जो आपके लिए खराब होता है। ये समझने की चीज़ है, अगर आप ₹100 आपको सेव करना है ना, तो उसका एक बाइफरकेशन बनाना होता है कि हमें किस एज में कितना पैसा चाहिए, कितने समय के बाद चाहिए और वहाँ पे कौन-सा रिटर्न, सीधी-सीधी बात है ना, आज आप 10 साल इन्वेस्ट करना है, 20वें साल में आपको रिटर्न चाहिए और किस हिसाब के मल्टीपल्स पे चाहिए, तो आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगा, आपको 6% के रिटर्न से वो पूरा होगा, 15% के रिटर्न से पूरा होगा या 10% के रिटर्न से पूरा होगा। तो उस परसेंटेज को आप अज़्यूम करो और आप अपना उस होराइज़न पे आप चेक करो कि आपको पैसे एग्ज़ैक्टली कब चाहिए और कितने चाहिए। जैसे कि अगर हाई एजुकेशन की बात करें तो हो सकता है 1 साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है वहाँ पे। शादी की बात है तो 1 साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है। बट रिटायरमेंट हमें पता है कि 60 साल की एज पे मैं रिटायर कर ही जाऊँगा। फ्रॉम 61th ईयर हमें पैसा नहीं आएगा, वहाँ से कैश क्रंच होगी। तो भैया 45 के बाद मतलब जहाँ पे होगा तो मेरे पास 15 साल है, हम डिसाइड कर लेंगे ना किस होराइज़न में हम कितना पैसा जमा कर दें कि 61st ईयर से वहाँ जो है हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम आना चालू हो जाए। तो ये बहुत ही ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत अंडरस्टूड है कि हाँ चलो ठीक है, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट होता है। बेस्ट सारा अपनी जगह पे होता है, डिपेंड करता है आप किस टेन्योर में बात कर रहे हो। आज मैं बात करूं कोई भी 20 साल से 30 साल 35 साल वाले से, तो सबसे अच्छा बोलेगा भैया टर्म प्लान ले लो। अगर मैं 45 से 50 वाले की बात करूँ तो वो लोग बोलेगा हाँ टर्म प्लान ले भी सकते हैं, बट अब उसका प्रीमियम ज्यादा जा रहा है ना, अब उसे हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट अगर आप जैसे ही 50 साल क्रॉस करते हो उनको बोलते हो कि आप टर्म प्लान ले लो, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मोस्ट डिमांडिंग और बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वहां पे वो लोग कभी आपकी चीजों से अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्रीमियम, उनका जो मोर्टेलिटी फैक्टर है, उनका जो डेथ बेनिफिट, उनका जो डेथ फैक्टर है ना, वो बहुत बढ़ जाता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा चला जाता है। तो उसी तरीके से आपको ये सोचना होगा आप किस लाइफ स्टेज के लिए प्लान कर रहे हो, तो उसके हिसाब से सोचो। और अभी आप डिसाइड करोगे ना, हमने तीनों प्लान का फीचर्स हमने समझ लिया कि पहला टर्म प्लान जो सेफ्टी देगा, दूसरा इक्विटी लिंक जो हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा, मेरा पैसा ग्रोथ करेगा, एंड तीसरा एंडोमेंट या ट्रेडिशनल जो हमें बोनस के कॉन्सेप्ट पे चला है, गारंटेड इनकम देगा। तो ये तीनों का फीचर्स है। अब अपने टेन्योर को अपने वहां पे आप डिसाइड कीजिए, उसको बाइफरकेट कीजिए कि क्या पैसा कितने समय तक के लिए कहाँ पे करना है, एंड वहां पे फिर आप प्लेस कीजिए। तो अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे तीनों टर्म प्लान का कितने कैटेगरीज हैं, कैसा ले सकते हैं, किस एज पे और कैसे लेना चाहिए, मतलब इनकम वाले लोग जिनका सैलरीड है वो कैसे ले सकते हैं, बिजनेस वाले कैसे ले सकते हैं, यूलिप का क्या कॉन्सेप्ट है, वो म्यूचुअल फंड से अच्छा है खराब है, क्या चार्जेस का है, तीसरा जो इंडोमेंट प्लान होता है वो क्यों अच्छा होता है, किसके लिए अच्छा होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है। और किसी भी तरीके का आपको इसमें डाउट हो कि नहीं ये प्लान अच्छा नहीं है या खराब है, आप दिए गए हुए मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो, उस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और इस चीजों को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं।
सो आई होप मैं बेसिक चीज़ों को आपको बता पाया हो और मेरी चीज़ें क्लियर हो। अगर नहीं भी होगी तो आपका सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसे समझूंगा और उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट मैं आने वाले वीडियोज़ में इन चीज़ों को मैं और अच्छे से आपके साथ प्रेजेंट कर सकूं, शेयर कर सकूं, जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं डिस्कस कर सकूं। सो आई होप अगर अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe this channel ABC of Insurance, and for more videos stay tuned with ABC of Insurance. Thank you.